दोस्तों आज हम पढ़ने वाले बजट 2024-25 जो एडिटोरियल करंट अफेयर्स हैं उसका। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जूम कर लेते हैं। क्या है केंद्रीय बजट 2024-25 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को संसद में पेश किया। यह मोदी 3.0 की पहली बजट है। बजट में चार जातियों पर विशेष ध्यान दिया गया: गरीब, युवा, महिलाएं और अन्नदाता। बजट का थीम है रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग। बजट वित्त वर्ष 2024-25 नियमित के लिए जीडीपी कितना है? 326,36,912 करोड़ आकलित की गई है, जो वित्त वर्ष 2023-24 से 10.5% अधिक है। 3,26,36,912 है। हम थोड़ा पढ़ दिए हैं ऐसे करके। चलिए अब देखते हैं। कुल 48.21 लाख करोड़ का बजट हुआ। कुल प्राप्तियों होने का अनुमान 48,20,512 करोड़, जिसमें राजस्व प्राप्तियाँ 31,29,200 करोड़, पूंजीगत प्राप्तियाँ 16,91,312 करोड़। कुल खर्च होने का अनुमान 48,20,512 करोड़, जिसमें राजस्व खर्च 37,09,401 करोड़, पूंजीगत खर्च 11,11,111 करोड़। अब देखते हैं इधर विभिन्न घाटा 2023-24 का संशोधित अनुमान और 2024-25 का बजट अनुमान। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.6%, कुल 16,53,670 करोड़ और जीडीपी का 4.9%। 2024-25 का बजट अनुमान कुल 16,13,312 करोड़। राजस्व घाटा जीडीपी का 2.6%, कुल 7,65,624 करोड़, जीडीपी का 1.8%, कुल 5,80,201 करोड़। प्रभावी राजस्व घाटा में 2023-24 का संशोधित अनुमान जीडीपी का 1.6%, कुल 4,61,837 करोड़, जीडीपी का 0.6%। 2024-25 बजट अनुमान कुल 1,89,463 करोड़। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 2.0%, कुल 5,89,799 करोड़, जीडीपी का 1.4%, कुल 4,50,372 करोड़। ये मतलब अपने से पढ़ना होगा, ऐसे तो याद नहीं होगा, लेकिन हम देख लीजिएगा आप लोग। ये है सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा। वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 16,13,312 करोड़ यानी 16.13 लाख करोड़ लगाया गया है। अर्थात इस बार सरकार को 16.13 लाख करोड़ रुपया यानी उधार कर्ज लेना पड़ेगा। बजट 2024-25 का शीर्ष 4 मद है। रुपया कहाँ से आता है, रुपया कहाँ जाता है। अब आते हैं रुपया कहाँ से आता है। उधार और अन्य देयता से 27%, आयकर यानी इनकम टैक्स से 19%, माल और सेवा कर जीएसटी से 18%, निगम कर से 17%। और जाता कहाँ है। कर और शुल्क के राजस्व का हिस्सा 21%, ब्याज अदायगी 19%, केंद्रीय क्षेत्रीय योजना 16%, जिसमें रक्षा और आर्थिक सहायता, घर पूंजी, परिव्यय शामिल नहीं है। इसमें वित्त आयोग और अंतरण 9%। अब आइए बजट खंड 1 देखते हैं। इस बजट के सभी के लिए भरपूर अवसर का सृजन करने के लिए निम्नलिखित 9 प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है। विकसित भारत की दिशा में 9 बजट प्राथमिकताएं। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार एवं कौशल विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, विनिर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा संरक्षण और संरक्षण, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास और नई पीढ़ी में सुधार। प्राथमिकता 1, कृषि क्षेत्र में उत्पादक और लचीलापन, अनुकूलनीयता। कृषि और इससे जुड़े क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन है। किसानों की खेती बाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई 109
उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएगी। प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था के साथ अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाएगा। इसका कार्यान्वयन वैज्ञानिक संस्थाओं और इच्छुक ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा। प्राकृतिक खेती के लिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन के स्थापित किए जाएंगे। सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु एक कार्यनीति बनाया जाएगा। प्रमुख उपभोक्ता केंद्र के नज़दीक बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। 3 साल में किसानों और उनकी जमीन को शामिल करने के उद्देश्य से राज्यों के साथ मिलकर कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI को लागू किया जाएगा। DPI का उपयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। 6 करोड़ किसानों के जमीन के ब्यौरों को रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। 5 राज्यों में जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। झींगा खेती प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार सहकारी क्षेत्र के प्रणालीगत व्यवस्थित और चहुमुखी विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी नीति लाएंगी। प्राथमिकता 2 रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण। सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के भाग के रूप में रोजगार संबंध प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं को लागू करेंगी। ये हैं योजना का पहली बार रोजगार पाने वाले EPFO में पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक के 1 महीने का वेतन 3 किस्तों में दिया जाएगा। जिनका वेतन प्रति माह 1 लाख रुपये से कम है प्रति वर्ष 1 करोड़ लाभान्वित होंगे। योजना की अवधि 2 वर्ष की होगी। योजना ख विनिर्माण में रोजगार सृजन। कर्मचारी और नियोक्ताओं दोनों को सीधे विनिर्दिष्ट स्केल पर नौकरी के पहले 4 साल में दोनों को EPFO में उनके अंशदान के संबंध में प्रोत्साहन दिया जाएगा। नियोक्ताओं को 50 या बेसलाइन का 25% जो भी कम हो नियुक्त करना होगा। अब योजना ग को देखते हैं। योजना ग में है सरकार नियोक्ताओं को उसके EPFO योगदान के 2 साल तक हर अतिरिक्त कर्मचारी पर 3,000 रुपये प्रत्येक महीना भुगतान करेंगी। कर्मचारी पहली बार EPFO में शामिल हुए हो और उनकी वेतन 1 लाख से कम हो। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए औद्योगिक सहयोग से महिला छात्रावास और शिशु गृहों की स्थापना, महिला केंद्रित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, महिला स्वयं सहायता समूह उद्यम को बाजार तक पहुंच को बढ़ाना, कौशल विकास। प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। हब और स्पोक व्यवस्था के तहत 5 साल में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI का उन्नयन किया जाएगा। 7.5 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता। यह ऋण राशि के 3% की वार्षिक सब्सिडी के साथ हर साल 1 लाख छात्रों को दी जाएगी। प्राथमिकता 3 को देखते हैं। प्राथमिकता 3 क्या है? समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय। मिशन पूर्वोदय के साथ बिहार में अवसंरचना विकास। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्रों के चहुमुखी विकास के लिए पूर्वोदय नामक योजना तैयार की जाएगी। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के साथ गया में औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा। 26,000 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में निम्न अवसंरचना को निर्माण किया जाएगा। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का निर्माण, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण, बोधगया राजगीर वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं का विकास, बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला एक अतिरिक्त पुल का निर्माण। 21,400 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत परियोजनाओं आरंभ की जाएगी, जिसमें पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया विद्युत संयंत्र शामिल। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। राज्य की राजधानी की आवश्यकताओं को देखते हुए बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से मौजूदा वित्त वर्ष 15,000 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे में, कोपार्थी क्षेत्र और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारों में ओरवाकल क्षेत्र में पानी, बिजली, रेलवे और सड़कों जैसी आवश्यकताओं और संरचनाओं के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणा की गई। महिलाओं और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कुल 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन की व्यवस्था की गई। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों का सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानों की शुरुआत की जाएगी। इसमें 63,000 गाँवों के 5 करोड़ जनजातीय लोग लाभार्थी होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 6 शाखाएँ खोली जाएंगी। ग्रामीण अवसंरचना सहित ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्राथमिकता 4 में है। विनिर्माण एवं सेवाएं, विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना, गिरवी या तृतीय पक्ष गारंटी के बिना मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए एमएसएमई को आवधिक ऋण की सुविधा देने के लिए ऋण गारंटी योजना प्रारंभ की जाएगी, जो भी प्रत्येक आवेदक पर 100 करोड़ रुपए तक गारंटी दिया जाएगा। एमएसएमई को उनके संकट अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था की घोषणा की गई है। मुद्रा लोन, मुद्रा ऋणों की सीमा को उन उद्यमियों के लिए मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया जाएगा जिन्होंने तरुण श्रेणी के अंतर्गत ऋण लिया है, वो पहले की ऋणों को सफलतापूर्वक चुका दिया है। अब है खरीदारी को ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ रुपए से घटाकर 250 करोड़ रुपए कर दिया गया है। एमएसएमई क्षेत्रों में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन इकाइयाँ स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। एनएबीएल मान्यता वाली 100 खाद्य गुणवत्ता और प्रशिक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएंगी। एमएसएमई तथा पारंपरिक कारीगरों अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मोड में ई कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किया जाएगा। महत्वपूर्ण खनिज मिशन, घरेलू उत्पादन, महत्वपूर्ण खनिजों की रिसाइकलिंग और विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज संपदा का अधिग्रहण करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन की स्थापना होगी। 500 शीर्ष कंपनियों में 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर पर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना में 5,000 रुपये प्रति माह का इंटर्नशिप भत्ता और एक मुश्त 6,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। शहरों में या उसके आसपास संपूर्ण अवसंरचना के साथ निवेश हेतु प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क को विकसित किया जाएगा। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी। एलएलपी के स्वैच्छिक क्लोजर हेतु सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट सीपैस की सेवाएं प्रदान की जाएगी। प्राथमिकता 5, शहरी विकास, 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों के लिए कार्यान्वयन और वित्तपोषण रणनीति के साथ आवागमन उन्मुखी विकास योजना तैयार की जाएंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता सहित 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को आवास जरूरतों का समाधान किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में 6 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब के विकास में सहायता के लिए नई योजना की परिकल्पना की गई है। 6 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा वित्तीय रूप से व्यवहार परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। प्राथमिकता 6 में क्या है? ऊर्जा संरक्षण। अंतरिम बजट में की गई घोषणा के अनुरूप 1 करोड़ घरों की प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया जाएगा। विद्युत भंडारण के लिए पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने की एक नीति, भारत स्मॉल रिएक्टर की स्थापना, भारत स्मॉल मॉड्यूलेटर रिएक्टर के अनुसंधान और विकास तथा परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकी के लिए अनुसंधान और विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी। उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी का प्रयोग 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करने के लिए एनटीपीसी और बीएचईएल के बीच एक संयुक्त उद्यम प्रस्तावित है। हार्ड टू एबेट उद्योग को ऊर्जा दक्षता के लक्ष्य से उत्सर्जन लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया जाएगा।
इन उद्योगों को वर्तमान के परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड पद्धति से इंडियन कार्बन मार्केट पद्धति से परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त विनिमय बनाए जाएंगे। प्राथमिकता 7 में क्या है? अवसंरचना। अवसंरचना केंद्रीय सरकार द्वारा अवसंरचना में निवेश के लिए पूंजीगत व्यय में 11,11,111 करोड़ रुपए जीडीपी का 3.4% का प्रावधान किया गया है। राज्यों में उनके संसाधन आवंटन में सहायता करने के लिए इस वर्ष भी 1.5 लाख करोड़ रुपए के ब्याज रहित दीर्घावधि ऋण का प्रावधान। 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चरण 4 प्रारंभ किया जाएगा। बिहार में कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक और अन्य योजनाओं जैसी परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार बाढ़, भूस्खलन और अन्य संबंधित परियोजनाओं के लिए असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम को सहायता प्रदान करेंगी। पर्यटन, विष्णुपद मंदिर गलियारा, महाबोधि मंदिर गलियारा का व्यापक विकास किया जाएगा। राजगीर के में विश्व तीर्थंकर मणिसुरवत का प्राचीन मंदिर, 7 गर्मजल धाराएं और नालंदा विश्वविद्यालय पुनरुत्थान के अलावा नालंदा को एक पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। ओडिशा के मंदिरों, स्मारक शिल्प, वन्यजीव अभ्यारण्य, प्रकृति भू दृश्य और प्राचीन समुद्री तट के विकास हेतु सहायता की जाएगी। अब है नवाचार, अनुसंधान एवं विकास टॉपिक, प्राथमिकता 8। मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड की शुरुआत की जाएगी। वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय पूल व्यवस्था स्थापित करेगी। अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने पर निरंतर जोर देते हुए 1,000 करोड़ रुपए की उद्यम पूंजी निधि व्यवस्था की जाएगी। अब है प्राथमिकता 9। प्राथमिकता 9 में है नई अगली पीढ़ी के में सुधार। ग्रामीण भूमि संबंधित कार्यों में निम्नलिखित बिंदु शामिल होंगे। सभी भूखंडों के लिए विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या EVLPIN अथवा भू आधार निर्धारित करना। सर्वंगीय मानचित्र का डिजिटीकरण करना। वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र उप प्रभागों का सर्वेक्षण। भू रजिस्ट्री की स्थापना और कृषक रजिस्ट्रों में जोड़ना। शहरी भूमि संबंधित कार्य, शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों को GIS मैपिंग के साथ अंगीकृत किया जाएगा। श्रमिकों को वन स्टॉप समाधान के लिए इस श्रम पोर्टल को वन पोर्टल से जोड़ा जाएगा। NPS वात्सल्य, माता पिता और अभिभावकों द्वारा अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान हेतु NPS वात्सल्य योजना शुरू की जाएगी। व्यवसाय करने की आसानी को बढ़ावा देने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 जल्द ही लाया जाएगा। अब बजट भाषण खंड B में देखते हैं। अप्रत्यक्ष कर, क्षेत्र विशेष के लिए सीमा शुल्क के निम्नलिखित प्रस्ताव किए गए हैं। औषधीय एवं चिकित्सक उपकरण, कैंसर को 3 दवाइयाँ ट्रेस्टुजुमाब, डिरोक्सिथिकेन, ओसिमाटिनिब और डुर्वालुमैब को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट कर दी गई है। मोबाइल फ़ोन और संबंधित पुर्जे, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, PCB और मोबाइल चार्जर पर मूलभूत सीमा शुल्क को घटाकर 15% किया गया है। महत्वपूर्ण खनिज, 25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट और 2 महत्वपूर्ण खनिजों पर BCD को कम करने का प्रस्ताव। कीमती धातु, सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% किया गया है और प्लेटिनम पर 6.4% किया गया है। अन्य धातु, लौह, निकेल और ब्लिस्टर तांबे पर मूलभूत सीमा शुल्क हटाया गया है। लौह स्क्रैप और निकेल कैथोड पर मूलभूत सीमा शुल्क हटाया गया है। तांबा स्क्रैप पर 2.5% रियायती मूलभूत सीमा शुल्क। इलेक्ट्रॉनिक्स, रजिस्टरों के विनिर्माण हेतु ऑक्सीजन मुक्त तांबे पर कुछ शर्तों पर मूलभूत सीमा शुल्क हटाया गया है। रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स, अमोनियम नाइट्रेट पर मूलभूत सीमा शुल्क को 7.5% से बढ़ाकर 10% किया गया है। प्लास्टिक, PVC
फ्लैक्स बैनरों पर मूलभूत सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर 25% किया गया। दूरसंचार उपकरण विनिर्दिष्ट दूरसंचार उपकरण के PCBA पर BCD को 10% से बढ़ाकर 15% करने का प्रस्ताव। व्यापार सुविधा, घरेलू विमानन और नाव तथा जलायन के MRO उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मरम्मत के लिए आयात की गई वस्तुओं के निर्यात के लिए समयावधि को 6 महीनों से बढ़ाकर 1 वर्ष करने का प्रस्ताव। वारंटी वाली वस्तुओं को मरम्मत के लिए पुनः आयात करने की समय सीमा को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का प्रस्ताव। सौर ऊर्जा, सोलर सेल और पैनलों के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाली पूंजीगत वस्तुएं सीमा शुल्क के दायरे से बाहर कर दिया गया। समुद्री उत्पाद, कुछ ब्रूडस्टॉक, पॉलीकीट, वार्म्स, श्रिम्प और फिश फीड पर BCD को घटाकर 5% करने का प्रस्ताव। श्रिम्प और फिश फीड के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न कच्चे माल को भी सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव। प्रत्यक्ष कर, आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की गई। TDS का सरलीकरण, विभिन्न भुगतानों पर 5% TDS दर को घटाकर 2% TDS दर दिया जाएगा। म्यूचुअल फंड या FDI द्वारा यूनिटों की पुनः खरीद पर 20% TDS दर को समाप्त करने का प्रस्ताव। ई-कॉमर्स ऑपरेटर पर TDS दर को 1% से घटाकर 0.1% करने का प्रस्ताव। TDS के भुगतान में विलंब को TDS के लिए विवरणी फाइल करने की नियत तारीख का डिक्रिमिनलाइज करने का प्रस्ताव। पुनर्निर्धारण का सरलीकरण, किसी कर निर्धारण वर्ष के समाप्त होने के 3 से 5 वर्ष के बाद किसी कर निर्धारण को नए सिरे से केवल तभी खोला जा सकेगा जब कर से छूट प्राप्त आय 5 लाख या उससे अधिक हो। कैपिटल गेन का सरलीकरण और युक्तिकरण, कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में लघु अवधि के लाभ पर 20% दर से कर लगेगा। सभी वित्तीय गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घ अवधि के लाभों पर 12.5% की दर से कर लगेगा। परिसंपत्तियों पर कैपिटल गेन से छूट की सीमा को बढ़ाकर 1.25 लाख प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव। एक वर्ष से अधिक एक वर्ष से अधिक समय तक रखी गई सूचीबद्ध परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जबकि गैर सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों और सभी गैर वित्तीय परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए कम से कम 2 वर्षों के लिए रखना होगा। इधर देख लेते हैं, थोड़ा सा और है इस टॉपिक में। आप लोग तो उब गए होंगे बट उबिएगा नहीं। मुकदमेबाजी और अपील से लंबित कतिपय आयकर विवादों के समाधान के लिए विवादों में विश्वास योजना 2024 का प्रस्ताव किया गया। टैक्स अधिकरणों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों में प्रत्यक्ष करों, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपीलों को दायर करने के लिए मौद्रिक सीमाओं को क्रमशः 60 लाख रुपये, 2 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया गया। रोजगार और निवेश, स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने के लिए सभी वर्गों निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया। विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट कर दर को 40% से घटाकर 35% करने का प्रस्ताव हुआ। कर आधार का विस्तार, फ्यूचर और ऑप्शंस के विकल्पों पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाकर कम से 0.02% और 0.1% करने का प्रस्ताव। प्राप्तकर्ता के द्वारा शेयरों की पुनः खरीद पर प्राप्त आयकर लगेगा। 2% के इक्वलाइजेशन लेवी को वापस ले लिया गया है। सामाजिक सुरक्षा लाभ, NPS में नियोजनकर्ताओं द्वारा किए जा रहे योगदान को कर्मचारी के वेतन से 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव। 20 लाख रुपए तक की चल परिसंपत्तियों को सूचना न देने को गैर दांडिक बनाने का प्रस्ताव किया गया।
नई कर व्यवस्था के तहत व्यक्तिगत आयकर में बदलाव। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का प्रस्ताव। पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव। नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स कर संरचना। 3 लाख रुपये 0, 3 से 7 लाख रुपये 5%, 7 से 10 लाख रुपये 10%, 10 से 12 लाख रुपये 15%, 12 से 15 लाख रुपये 20%, 15 लाख रुपये से अधिक 30%। नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों को आयकर में 17,500 रुपये तक का कर लाभ है। बजट 2024-25 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च। टॉप 4। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2,05,250 करोड़। मनरेगा में 86,000 करोड़। जल जीवन मिशन 70,163 करोड़। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान 60,000 करोड़। बजट 2024-25 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय। रक्षा पे है 4,54,773 करोड़। ग्रामीण विकास पे 2,65,808 करोड़। कृषि एवं संबंध कार्यक्रम 1,51,851 करोड़। स्वास्थ्य पे 89,287 करोड़। शिक्षा पर है 1,25,638 करोड़। तो इस टॉपिक में इतना ही है। टॉपिक नंबर 5 था। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।